नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। इस बार का चुनाव बहुत अहम चुनाव है क्योंकि देश के 15 राज्यों में 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। और ये उपचुनाव तब अहम हो जाते हैं जब एक साथ होते हैं। ये तब अहम हो जाते हैं जब कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकलती हुई नजर आती है। ये तब अहम हो जाते हैं जब कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में होता है और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बन जाती है। पर कांग्रेस इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी? कांग्रेस क्या 39 सीटों पर जीत हासिल करेगी या महज कुछ सीटों पर सिमट जाएगी? खैर, ये तो बाद में पता चलेगा। पर चर्चा करने के लिए दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश जी स्टूडियो में है। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागतम आपका कि आप चर्चा करने के लिए आए। बिना लाग लपेट के सवाल पूछूंगा। 7 विधानसभा की सीटें आप रायपुर जिले में हार चुके हैं, एक भी विधायक नहीं है। इस बार मौका मिला है, इस बार प्रकृति ने मौका दिया है, पर यह मौका बहुत अहम हो जाता है जब अच्छे कैंडिडेट को सीट दी जाएगी, जब अच्छे कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जाएगा। क्या लगता है, ये सीट जीतेगी कांग्रेस या हारेगी? देखिए अंसारी जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, अभी आपने शुरुआत की तो आपने बोला कि अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं। अगर आम चुनाव की मैं बात करूं जो अभी हुआ था हाल फिलहाल 2023 में, तो 2023 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो मैं बोलूँगा अगर आप उसमें वोट शेयर की अगर बात करें तो 0.01% का ही डिफरेंस है। सीटें ऊपर नीचे वो अलग विषय है, सत्ता में नहीं आया क्यों नहीं है, बहुत सारे विषय होते हैं। सिर्फ एक ये नहीं है कि काम नहीं किया, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। और देखिए, आपने उपचुनाव की बात की। हर चुनाव की अगर मैं बात करूँ, लोकसभा चुनाव की रणनीति अलग होती है, विधानसभा चुनाव की रणनीति अलग होती है, और उपचुनाव की वैसी रणनीति अलग होती है। अब आपने बोला कि रायपुर जिले में नहीं है कोई विधायक, तो इससे पहले बीजेपी कितने विधायक थे? जब 2018 हुआ तो एक ब्रिजमोहन जी थे, एक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने लाज बचा करके रखी थी। वही मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, इस बार उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव जो है, देखिए चुनाव हम विपक्ष तो लड़ रहे हैं और हमारे साथ जनता है। पिछले 10 महीने की अगर मैं बात करूं, विष्णुदेव साय सरकार की बात करूं, तो आप देखिए हर दिन आपके चैनल पर भी मैं देखता हूं, हर दिन आप एक दिन बता दीजिए जिस दिन अगर ये खबर नहीं चली हो कि आज वहां पे बलात्कार हुआ है, ये खबर नहीं चली हो कि बीजेपी की तरफ से बयान हो रहा है। कल ही निशिकांत जी मेरे साथ थे, बोले 0 टॉलरेंस की सरकार देंगे। और अंसारी जी पूरा रचेता कांग्रेस है। अंसारी जी देवेंद्र यादव, अंसारी जी जिला अध्यक्ष देख लीजिए सूरजपुर के सीके चौधरी, कौन है ये लोग? पूरा षड्यंत्रकारी जो है वो कांग्रेस है। देखिए अंसारी जी, वो निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, तो सत्ता में है तो थोड़ी ना बोलेंगे हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है, हमारी सरकार फेल हो चुकी है। अगर मैं इनकी बात करूं, यही विजय शर्मा जो आज गृह मंत्री है प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री है, पिछले 10 महीने पहले की बात कर लीजिए, उनके ऊपर क्या आरोप था, जेल क्यों जा गए थे। और ये अलग बात है कि सत्ता में आते सभी केसेस बंद करा लिए उन्होंने। लगभग 50 से ज्यादा केस जो इनके ऊपर लगे थे, इनके तमाम नेताओं के ऊपर, सब केसेस उन्होंने बंद कर लिए। वो अलग विषय है कि आप सत्ता में आ गए तो आपने अपने कानून अपने हिसाब से चला लिए। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अब मैं देखिए देवेंद्र यादव की आपने बात छेड़ दी, मैं देवेंद्र यादव से शुरू कर लेता हूँ। अब देखिए, बलौदा बाजार में जो हुआ, क्या हमारे 5 साल में ऐसा घटना हुई कि एक कलेक्ट्रेट ऑफिस जला दिया गया, एसपी कार्यालय जला दिया गया? यही हम बोलना चाह रहे हैं कि 10 महीने में ऐसा क्या हुआ? वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, वही सिस्टम है, हर चीज वही है, कोई बदला नहीं है, बाहर से कोई नहीं है। मगर यही 10 महीने में ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक लाइन में बोलूं, देखिए एनसीआरबी का डाटा था 2018 में बताया गया था कि भाई 2018 में जब सरकार बनी, 2019 में एनसीआरबी डाटा आया सामने कि छत्तीसगढ़ में अपराध जो है, पहले जो महिला अपराध जो छत्तीसगढ़ जो 5वें नंबर पे था, 12वें नंबर पे चला गया था। और जो अपराधों में जो लूट पकड़ डकैती तमाम चीज, वो उसमें छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पे था, 18वें नंबर चला गया था। तो वही हर चीज है, तो ऐसा क्या हो गया 10 महीने के अंदर? इसलिए बोलना चाह रहे थे देवेंद्र यादव की आपने बात की। बलौदा बाजार में अगर मैं बात करूं, हम तो बात करें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपके वहां पे लोगों ने वहां पे खाने पीने की व्यवस्था करवाई बिना जांच के आपके विधायक को? मैं वही बता रहा हूं। देखिए, जांच के मतलब क्या है? आपके कार्यक्रम, आपके जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने पूरे वहां पे व्यवस्था करे खाने पीने की। आपके जिला अध्यक्ष ने वहां पे ज्ञापन दिया कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। आपके लोगों ने, विधायक लोगों ने वहां पे मीडिया में स्टेटमेंट दिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, ऐसे उग्र स्टेटमेंट दिए। कितनी कार्रवाई हुई? आपके कार्यकर्ताओं पे, आपके नेताओं पे कितनी कार्रवाई हुई? ये हमको पूछना चाहते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उन्होंने भी खुले तौर पर बात की। अगर देवेंद्र यादव दोष उनके ऊपर साबित होता है तो आप न्यायालय जो सजा देगा हम उसके साथ हैं। मगर ये जांच ऐसी होनी चाहिए। सत्य प्रकाश जी, आप ये मानते हैं कि जिसकी सरकार होती है, पूरा कानून, पूरा तंत्र और पूरा सिस्टम उसी के सहारे चलता है, उसी के कहने पे चलता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर हाँ ये जरूर है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती है, आप ये उठा के देख लीजिए, आप कठुआ उठा के देख लीजिए, आप हाल फिलहाल बहराइच उठा के देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, जो हमारी वो बहन बेटी जो विदेशों से मेडल जीत के आ गई मगर देश में हार गई। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात
इनके लोग अगर करें तो उनको किसी तरह बचा ये दिया था। सवाल एक मिनट अंसारी, आपको भानु प्रतापपुर का उपचुनाव तो याद होगा, जिनके झारखंड पुलिस आई थी लेने के लिए इनके प्रत्याशी को, और कैसे गाड़ी के नीचे इनके तमाम बड़े बड़े नेता सो गए थे। आपने अभी सूरजपुर की घटना की बात की, देखिए हमारे जिलाध्यक्ष की उनको तत्काल निष्कासित कर दिया गया, पर कोई भी नेता छोड़ दीजिए, छोटा सा कार्यकर्ता भी उसकी गाड़ी के नीचे सोने नहीं गया या बचाने नहीं गया कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा दीपक भाई जी ने बोला, सत्यप्रकाश जी, पर एक आदमी जो सालों मेहनत करता है, एक कार्यकर्ता जो सालों मेहनत करता है, एक अपराध में घिर जाता है, आप उसे तुरंत निष्कासित कर देते हैं। नहीं, वही बोला ना, हमने उसको निष्कासित क्यों किया? जब तक जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच, फिर वही बात बोलूंगा, सूरजपुर घटना में थोड़ा सा आपको बता, आप ये मानते हैं कि बीजेपी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और बीजेपी के शासनकाल में निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा है, आप मानते हैं ये? मैं तो बता रहा हूँ ना, केंद्र से उठा के देख लिया, ईडी उठा के लिए छगन भुजबल जी का मामला क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल अभी तो चंद्रबाबू नायडू जो पिछले साल इसी के मामले में जेल में थे, आज वो क्लीन चिट मिल जाती है, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण मिलेगा? छगन भुजबल उठा लीजिए, नारायण राणा उठा लीजिए, कितना आपको हिमंता विश्वकर्मा उठा लीजिए, अमित शाह के पीछे अमित शाह को जब अमित शाह को तरीपार करार दिया गया था, मतलब अमित शाह के लोग बोलते हैं बीजेपी के पूरे कि अमित शाह पे झूठा आरोप साहबुद्दीन का लगा करके तरीपार किया, मतलब ये पूरा कांग्रेस की चाल थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, निष्पक्ष जांच, न्यायालय आपको सजा देगा। देखिए 2014 के बाद हो क्या रहा है या 10 में यहाँ क्या हो रहा है कि जो बीजेपी बोलेगी एफआईआर भी बीजेपी कराएगी और निष्पक्ष और उसका फैसला बीजेपी देगी। हम बोल रहे निष्पक्ष जांच न्यायालय तक बात जानी चाहिए, न्यायालय जो फैसला सुनाएगा। आप देखिए अमित शाह के आपने बात की, उनके पर आरोप लगा, वो तड़ीपार भी है, मगर न्यायालय ने उनको दोष मुक्त किया। उसके बाद किसी कांग्रेस कार्यकर्ता नेता किसी ने उनके ऊपर बोला कि ये गलत फैसला है, न्यायालय ने फैसला दिया, हम उसको स्वागत करते हैं। आरोप तो देखिए बहुत सम्मान से बोलना चाहूंगा, मोदी जी के ऊपर भी लगा था, आपको याद होगा वो गोधरा कांड, उस पर आरोपी वो भी थे, मगर निष्पक्ष जांच न्यायालय ने बोला कोई बात नहीं कर रहे, इसलिए बोला निष्पक्ष जांच इसको बोलते हैं। लालकृष्ण थे, बहुत सारे लोग थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे। यही मैं बोल रहा हूं ना, न्यायालय जो फैसला दे, मगर यहाँ हो क्या रहा है, बीजेपी जो फैसला चाहती है वो होता है। अभी जैसे तमाम उदाहरण मैंने दिए, यही का उदाहरण देख लिया, विधानसभा चुनाव, चिंतामणि महाराज जब हमारे पार्टी में थे, उनके ऊपर आरोप लगा, चार्जशीट में नाम होता है, मगर जैसे टिकट मिलती है बीजेपी की तरफ से, वो चार्जशीट से नाम गायब हो जाता है। तो यही बोले फैसला भी वही खुद अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, इसलिए बोलना चाह रहे हैं। साफ बता दीजिए, दक्षिण विधानसभा कौन जीतेगा? आप जीतेंगे? देखिए दक्षिण की अगर बात करूं, बृजमोहन अग्रवाल जी की खासतौर बात करना चाहूंगा। देखिए वो प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, 8 बार से विधायक रह चुके हैं, जनता का प्रतिनिधित्व उन्होंने दक्षिण का किया है। देखिए दक्षिण की जनता क्या देख रही है, उन्होंने देखा कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है जो 8 बार से विधायक रहा है, अभी लोकसभा में बचा रहेगा। देखिए बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहिए, दुर्भाग्य है देश का कि जो व्यक्ति 1.5 लाख वोटों से जीतता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और जो व्यक्ति 8 लाख वोटों से जीतता है उसको मंत्री तक भी केंद्र में नहीं बनाया जाता है। तो वहां की जनता देख रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि के साथ क्या हो रहा है। वो आंसू भी उन्होंने देखे हैं जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो देखिए वहां की जनता आक्रोशित है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए 10 महीने में क्या हुआ है। मैं जैसे बोला लूट डकैती बलात्कार, आप रायगढ़ से लेकर उठा लीजिए, सूरजपुर उठा लीजिए, अभी कुछ देर पहले 4 साल के बच्चे को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा था, हमारे लोग गए वहां पे दबाव बनाया तब इलाज हुआ। आप भिलाई का मामला उठा लीजिए, रायपुर में देख लीजिए आप, खुलेआम कैसे मरीन ड्राइव चाकूबाजी हुई, खुलेआम गोलियां चली है। कभी 5 साल में ऐसा हो कि बाहर के गए जाके गोली चला के गए हो, कभी नहीं हुआ। तो वही मैं बार बोल रहा हूं, ये ऐसा क्या हो गया? दरअसल बात क्या है, इनसे कानून व्यवस्था प्रदेश हो संभल नहीं रहा है, दिक्कत वही हो रही है। और सिर्फ और सिर्फ आरोप इनको लगाना पुरानी सरकारों पे या हमारी कांग्रेस सरकार पे। देखिए कांग्रेस सरकार ने काम किया, जैसे मैं बताया एनसीआर डाटा है कहता है, हम फर्जी बातें नहीं करते, जो काम किया वो दिखा है। एक बड़ा सवाल आप बता दीजिए कि अग्रवाल का छत्तीसगढ़ में वोट शेयर कितना और साहू का वोट शेयर कितना? आप लोग भी जब बनाते हैं तो किसी चीज को देख के बनाते हैं कि किसका वोट शेयर कितना है। मुझे लगता है कि साहू समाज का वोट शेयर बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री का दर्जा, केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया। देखिए अंसारी जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की, यही बात तो हम बोलते रहते हैं। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सामान्य पत्रकार है प्रदेश के, अगर आपके मुंह से बात निकली है तो बहुत अच्छी बात है कि आपके प्रतिष्ठित चैनल में दर्शक भी देखेंगे कि हम तो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी जात पात राजनीति करती है, और आपने सिद्ध कर दिया, आप भी ये बात मानते हैं, इसलिए हम बोलना चाहिए कि बीजेपी ये चीज करती है। मगर देखिए वही बात बोलो, आप तोखन साहू को बना सकते, यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी को बना सकते थे ना, किसने माना किया? 2 बना देते तो क्या दिक्कत हो जाती? आप केंद्र में कितने मंत्री बना सकते हैं आपको मालूम है ना? तो अगर 2 बन भी जाते तो क्या तकलीफ हो जाती? यही मैं बोला हमेशा से कि जनता देखना चाहती, वही बोला हमेशा से छत्तीसगढ़ की बात नहीं है ना। अगर मोदी जी हमेशा बोलते मैं ये करने जा रहा हूं वो कर, तो कुछ नया कर देते, हमेशा की बात नहीं ना। और उसमें भी देखिए तोखन साहू जी को बनाया गया केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं बने, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, ये भी बड़ी बात है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि साहू का वोट ले लीजिए, ब्राह्मण का ले लीजिए, अग्रवाल का ले लीजिए, उसके बाद किनारे बैठा दीजिए। मुद्दा वही बोलना चाह रहा हूं। पर इसका फायदा देखिए, क्या नाराजगी जो कार्यकर्ताओं में जो इसको लेकर के बृजमोहन अग्रवाल को लेकर के जो नाराजगी है, क्या इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए बृजमोहन अग्रवाल जो नाराज है
वहां की जनता भी नाराज है। देखिए उसका फायदा हम उस पर नहीं जाते हैं। देखिए चुनाव जैसे रणनीति बनाई जाती है, ये रणनीति नहीं होती कि अपोजिशन में जो नेता है वो नाराज है तो उसका फायदा हमको मिलेगा। नहीं, कार्यकर्ता भी बहुत, आप जिस तरीके की बात कर रहा हूं मैं अंसारी, आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए वही मैं बोल रहा हूं नाराज है, ये मैं भी बोल रहा हूं कि जनता तक भी नाराज है। मगर देखिए जैसे बोले उपचुनाव है, रणनीति अलग होगी, इस बार की रणनीति अलग है। और आपको याद होगा उपचुनाव जो होता है, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं या जिस पार्टी की सरकार होती है ज्यादातर वही जीतते हैं। मगर आपको 2006 का मामला देख लीजिए आप, उसके बाद आपको वैशाली नगर सीट भी याद होगा, उपचुनाव हम जीते थे। तो यही मैं बोल रहा हूं एक अलग रणनीति के साथ जाएंगे। और देखिए हमारी समितियां भी गठित हो चुकी है, आज भी ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं की बैठक है दीपक बैच जी के साथ, तो तमाम तैयारियां हमारी हो चुकी है। बस कुछ दिनों में टिकट फाइनल हो जाएगा, किसको मिलेगा वो सामने आ जाएगा। सत्य प्रकाश जी आखिरी सवाल, साफ तौर पे ये भी बता दीजिए कि दक्षिण विधानसभा कितने वोटों से जीतेगी कांग्रेस? देखिए इतना जरूर मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, जो प्रत्याशी होगा, बहुत अच्छे मार्जिन से दक्षिण विधानसभा सीट जीतेगा, क्योंकि वहां की जनता आक्रोशित है बृजमोहन अग्रवाल जी के अपमान की वजह से। और जो 10 महीने में जो लूट डकैती, जो चाकूबाजी खुलेआम, जो राजधानी रायपुर में अगर ये हाल है, आप तो सोच लीजिए पुलिस के परिवार वाले को सुरक्षित नहीं है, तो आप सोच लीजिए, यही मैं बोल, छोटी बच्ची से लेकर 50 साल की जो महिला वो तक सुरक्षित नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि क्या हालात है 10 महीने के अंदर। इसलिए बोलोगे जनता जो आक्रोशित है वो बृजमोहन अग्रवाल की वजह जी की वजह से भी है, और दूसरी वजह ये भी है कि हमको 10 महीने के अंदर मिला क्या है, जो बोला गया वो मिला नहीं है। मातारी बंद की बात तो करते ही, मगर आज भी लाखों महिलाएं ऐसी है जो फॉर्म लेके भटक रही है। किसानों की बात करते हैं, आज भी लाखों किसानों को जो पैसा अभी तक नहीं मिला, खाद बीज के लिए भटक रहे। आज भी अगर मैं बात करूं कानून व्यवस्था की बात करूं, अगर आप जाइएगा एफआईआर करवाने के लिए, एफआईआर नहीं होती है। ये ईश्वर साहू जी का आपका मामला है, मालूम होगा हाल फिलहाल का मामला है। विधायक बनने के बाद किस तरह से उनके तेवर बदले, उनके बेटे किस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, उसको एफआईआर नहीं होती, दबाव बनता तब एफआईआर होती है। तो ये तमाम चीजें जो जनता देख रही है, और ये मैं बोलना चाहूंगा दक्षिण विधानसभा सीट की जनता को कि आपके पास एक छोटा सा मौका मिला है इस सरकार को ये बताने के लिए कि आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। आप सत्ता में बैठे हमारे लिए काम करने के लिए, आप सत्ता में बैठे हमारी सोच के लिए, हमारी अच्छी सोच के लिए, आप सत्ता में बैठे हमारा विकास करने के लिए, आप सत्ता में बैठे हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए। आप सत्ता में इसलिए नहीं बैठे कि आप अपने लोगों का विकास करें, आप सत्ता में इसलिए नहीं बैठे कि आपके विधायक बनने के बाद आपके तेवर बदल जाए, आप सत्ता में इसलिए नहीं बैठे कि आप एफआईआर नहीं करेंगे अगर गरीब व्यक्ति जाएगा तो, आप सत्ता में इसलिए नहीं बैठे कि हमारे नेताओं की वाहवाही हो और गरीब जनता वहीं की वहीं रहे। यही मैं बोलना चाह रहा हूं, वहां की जनता देख रही है कि हमारे पास एक छोटा सा मौका है जब ये सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को काम करने के लिए, विवश करने के लिए, और विपक्ष नाते हम जनता के साथ हैं और हमको पूरा पता है कि वहां की जनता हमारा साथ देगी। तो एक आखिरी सवाल का जवाब ये भी बता दीजिए कि प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो कांग्रेस कब तक कर देगी? देखिए हमारी पार्टी में बात करूं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, शुरू से आपको विधानसभा चुनाव भी देखा होगा, लोकसभा भी, तो हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक नाम आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी और जो तमाम जो वरिष्ठ नेता है, स्क्रीनिंग कमेटी में नाम आता है, फिर वो केंद्रीय कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी में जाती है। तो तमाम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अभी हमारे वहाँ पे सर्वे चल रहा है, जो भी नाम आएगा तमाम नेताओं के बीच बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगी, तो जो भी फाइनल होगा सबके सामने आ जाएगा। तो चुनाव की तारीख तो तय होगी, तो कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, और सबके सामने थोड़ी देर में आपके मीडिया के सामने भी आ जाएगा। तो किस तरीके से देख सकते थे कि कांग्रेस अपना दम लगाने में कहीं भी पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनाव जीत करेंगे। ये उपचुनाव है और 15 राज्यों के 48 सीटों पर उपचुनाव है, पर सबसे ज़्यादा अहम छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि एक ऐसे आदमी को हटाया गया उस विधानसभा से जो कभी नहीं हारा, कभी हार का मुंह नहीं देखा। खैर पिछले बार 2018 में 16,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे, फिर भी जीते थे, और इस बार 67,000 वोटों से जीते हैं, फिर भी जीते हैं, कभी हारे नहीं थे, वो लोकसभा भी नहीं हारे। पर इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत की घड़ी, अगर गलती से बीजेपी हार जाती है तो बड़ी शर्म की बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी हारी। जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वो गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, और सेंध लगाएगी तो कितने वोटों से लगाएगी, और सेंध लगाएगा तो कौन लगाएगा, खैर ये समय बताएगा। तमाम छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।